हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, बीटेक फर्स्ट ईयर फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड जैसा कि आप लोग हमारे चैनल को देख रहे होंगे अगर पहले से, तो हमारे चैनल पर अभी इस टाइम हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ निकाल रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले 22 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर रहे होंगे आईसीआर का। तो आप लोगों को पता होगा कि हमने केमिस्ट्री का कंप्लीट पेपर डिस्कस करवा दिया है। अब हम केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स का पेपर डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पर आईसीआर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। एंड आईसीआर से रिलेटेड जितने भी डाउट आपको आते हों, कहीं ना कहीं वो इस चैनल पर आप क्लियर कर सकते हो। एंड आज की जो वीडियो होने वाली है वो फिजिक्स के पेपर के ऊपर होने वाली है, जिसमें हम फिजिक्स के फर्स्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। एंड ये वीडियो हमारी पार्ट 1 होगी। एंड इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लाइक फिजिक्स का पेपर आपका जो है उसका लेवल क्या था, मतलब पहले कैसा पेपर आता था एंड अब कैसा पेपर आ रहा। पहले सीबीएसई कंडक्ट करवाती थी तो पेपर कहीं ना कहीं लेवल उसका कम हुआ करता था, बट अब एनटीए कंडक्ट करवा रही है। तो एनटीए कहीं ना कहीं जेई का भूत सवार है, मतलब जेई का उसने टफ कर दिया, तो यहाँ आईसीआर का लेवल बढ़ाया जा रहा है। वैसे कहने की बात तो है कि कहीं ना कहीं आईसीआर का लेवल बढ़ रहा है। तो अगर आप लोग कोई हो ऐसा जो आईसीआर को हल्के में ले रहा हो, तो मैं उसको सजेशन दूंगा कि आप आईसीआर को इतने हल्के में ना लें कि चीज़ें बेकार हो जाएं। इसलिए अगर आपको एक बेहतर कॉलेज चाहिए तो कहीं ना कहीं एक बेहतर मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो उसी के अनुसार आप लोग इस पेपर से कुछ सीख सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, मैंने अपना एक्सपीरियंस भी बताया है इस पेपर में कि आखिर जब क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से होता है तो आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल कर सकते हो। आई होप मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को एक काम आ रहा होगा। एंड मेरे से जितनी भी आप लोगों की हेल्प हो सकेगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी बेहतर से बेहतर हेल्प करूं। एंड जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर आईसीआर से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं एंड कुछ रहती हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। हमारी अगली वीडियो उसी के ऊपर होगी। एंड अभी से लेकर मैं आपको बता दूं कि आपकी काउंसलिंग तक हमारा चैनल हमेशा आपके लिए साथ रहेगा। तो आपको इसकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि हमारी काउंसलिंग कैसे होगी, कौन सा कॉलेज बेहतर होगा, कौन सा कॉलेज नहीं। आपको इस चैनल पर कॉलेज रिव्यूज़ भी देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा कॉलेज जो है एनडीआरआई करनाल है, तो सबसे पहला रिव्यू आपको एनडीआरआई करनाल का ही देखने को मिलेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आइए, मेरे हिसाब से आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए एंड बेल आइकॉन भी दबा लेना, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। एंड आई होप ये वीडियोज़ आपके कहीं ना कहीं काम आ रही होंगी। एंड मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारा चैनल जो है आपकी लाइफ में एक प्रॉपर वैल्यू ऐड कर रहा होगा। एंड यही हमारा मोटो है कि कहीं ना कहीं आईसीआर के मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम हेल्प प्रोवाइड करा सकें। एंड आपका काम बनता है हमारी वीडियोस को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड बस इतना ही कर दो, एक काफ़ी है हमारे लिए। एंड आई होप आप लोगों को ये सारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी एंड आप लोग चाह रहे होंगे कि आगे भी हम वीडियो बनाएं। तो नीचे कमेंट कर सकते हो, जो भी आपको डाउट आता है सारे डाउट्स को हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड आई होप हम आपकी मदद कर पाएंगे। एंड दैट्स ऑल, चलिए फिर पेपर शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि आज हम डिस्कस कर रहे होंगे अपने फिजिक्स का पेपर। एंड आप लोगों को अगर हमारे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हों तो आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर केमिस्ट्री का पेपर कम्प्लीटली अपलोड हो चुका है, जो कि 22 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का है। एंड ये पेपर मेरा ही है, तो मैं सबसे पहले इसे ही सॉल्व करवा रहा था। तो अगर आपने केमिस्ट्री के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं एंड देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें मैंने केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन सारे डिस्कस कर दिए हैं, जिसके शायद 3 पार्ट हैं। तो आप पार्ट वाइज उनको देख सकते हैं। एंड आज हम डिस्कस कर रहे होंगे फिजिक्स का पार्ट, वही 22 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, जो कि फिजिक्स का है, फिजिक्स ग्रुप का, जिसमें 50 क्वेश्चंस टोटल क्वेश्चंस होंगे, जिनको हम 2 या 3 पार्ट में कवर कर रहे होंगे। तो आज हम फिजिक्स के कुछ 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे इस पार्ट में। एंड नेक्स्ट पार्ट 1 या 2 दिन बाद आपको मिल जाएगा। तो अभी हम डिस्कस कर रहे होंगे फिजिक्स के फर्स्ट 15 क्वेश्चन। तो अगर मैं पेपर के बारे में थोड़ी सी आपको बताऊं तो ये पेपर था 22 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एंड पीसीएम ग्रुप का था, मतलब इसमें बायोलॉजी नहीं थी। जो लोग पीसीएम ग्रुप के थे
उनको ये पेपर मिला था। एंड मैं आपको बता दूं PCM ग्रुप हो या PCB ग्रुप हो या PCA ग्रुप हो, मतलब एग्रीकल्चर या बायोलॉजी या मैथ, तो आप लोगों को में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों कॉमन होती है, बस चेंज होता है तो आपका थर्ड सब्जेक्ट, लाइक मैथ के हो तो मैथ और बायो के हो तो बायो एंड एग्रीकल्चर के हो तो एग्रीकल्चर। इस तरीके से आपका पेपर बना रहता है। एंड अगर आपको पेपर पैटर्न के बारे में और ज़्यादा जानना है तो इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग देख सकते हो। उसमें पेपर के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है। तो आपका जो पेपर आता है वो आता है 600 मार्क्स का, जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलते हैं 150, जो कि 50-50 करके डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। तो इस तरीके से आपके फिजिक्स में भी कुल 50 क्वेश्चंस आए थे, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे होंगे। वैसे देखा जाए तो अब जो पेपर कंडक्ट करवाती है वो NTA कंडक्ट करवाती है, पहले CBSE कंडक्ट करवाता था आपका ICAR का पेपर। तो जब से NTA कंडक्ट करवा रहा है, कहीं ना कहीं NTA ने इसका ICAR का लेवल को बढ़ाया है। मतलब पहले क्वेश्चन सिंपल आते थे बट अब इतने सिंपल नहीं आते। तो जो लोग ICAR को हल्के में ले रहे थे तो मैं उनको सजेशन दूंगा कि आप लोग अब मेहनत थोड़ी बढ़ा दें, और अगर सही तरीके से ध्यान दोगे तो ऑब्वियसली अच्छा कर पाओगे, वरना कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अगर आपको वीडियो मतलब स्लो लगती है तो आप 1.25 की स्पीड से भी देख सकते हो, अगर ये डिपेंड करता है आप पर। बट फिर भी कोशिश करना पूरा पेपर सॉल्व करो, कॉपी पेन के साथ बैठो ताकि इम्पोर्टेंट चीज़ें आप नोट कर सको। मतलब ऐसे ही अगर देखोगे तो दिमाग में उतनी ज़्यादा नहीं चीज़ें आ पाएंगी, बट अगर कॉपी पेन के साथ देखोगे तो चीज़ें लिख भी सकते ना आप लोग, इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये पेपर कोई फेक नहीं है कि अगर आपको लगता है कि फेक है, नहीं, NTA की साइट से लिया गया पेपर है। एंड डेट मैंने बता दी, 22 सितंबर का आपका पेपर है। तो 22 सितंबर को सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे होंगे। बाकी आपके 16 एंड 17 सितंबर के भी पेपर आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि बाकी पेपर भी आपको यहाँ देखने को मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1, वो है द एंगल ऑफ 1 मिनट ऑफ आर्क इज़ नियरली। अब देखो इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं है, मतलब इन लोगों को बताना चाहिए कि यहाँ हमें जो 1 मिनट ऑफ आर्क है उसको कंसीडर करना है 1/60 डिग्री। ठीक है, मतलब काफ़ी अलग अलग वैल्यू हो जाते हैं, वरना 1 मिनट को तो अगर आप घड़ी से मानोगे तो 1 मिनट में फिर पता कितना आएगा, 6 डिग्री। बट नहीं, हमें ये कंसीडर नहीं करना है। तो मिनट ऑफ आर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आपने ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपने किसी और तरीके से कंसीडर किया तो आपका आंसर ये आएगा, बट ये नहीं आना है। मैंने सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को, तो आपको यहाँ कंसीडर करना है कि 1 मिनट बराबर जो होगा वो 1/60 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब 1 डिग्री का 60 पार्ट। तो इस तरीके से हम कंसीडर करेंगे। अब इन्होंने पूछा है कि आप इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, तो हम कंसीडर कर रहे होंगे कि जो 180 डिग्री बराबर है वो होता है पाई यानी 3.14। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, हम मान के चलेंगे 3.14 बाय 180 डिग्री, राइट। अब हमें निकालना है 1 डिग्री का 16 पार्ट, तो मतलब 16 पार्ट, तो ये हमें कंसीडर करना। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1/60 डिग्री का, डिग्री ऊपर आएगा। ठीक है, 1 डिग्री का 60 पार्ट। तो डिग्री से हम यहाँ जैसे अब अगर हमें यूनिट्स को कैंसिल करना है तो ये डिग्री से ये डिग्री कैंसिल कर देंगे, ताकि पूरा फॉर्म जो बन जाए वो न्यूमेरिक फॉर्म बन जाए। तो जब अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते, याद रखना हमने डिग्री से डिग्री को कैंसिल किया था। तो हमारा जो क्वेश्चन बन रहा था वो बन रहा था 3.14 बाय 180 इंटू 60। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना आप तो आपको आंसर मिल जाएगा इजीली, और वो आंसर होगा आपका 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन, यानी ऑप्शन नंबर 3। इसको सॉल्व कर लेना, मैंने सॉल्व किया है तो मेरे पास आंसर है इसका। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। मतलब मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप आप आसानी से आप कर लोगे। याद रखना मिनट ऑफ आर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता नहीं होगा कि 1 मिनट बराबर 1 डिग्री का 60 पार्ट होता है,
अगर ये पता होगा तो आप इजीली कर लोगे, अगर नहीं पता होगा तो आप ये क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आई होप आप लोग को अब ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखो 1 डिग्री का 60 पार्ट यहाँ कंसीडर करोगे, फिर सिंपल सा वो यूनिटरी मेथड लगाना है कि मतलब 180 बराबर इतना है आपका पाई है, तो 1 डिग्री बराबर कितना, फिर 1/60 डिग्री बराबर कितना, मल्टीप्लाई कर दोगे, वही सेम अब इतना कर लोगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सेम वही क्वेश्चन आपका हिंदी में है, तो हिंदी का भी सेम वही सॉल्यूशन है आपका। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एंड बाकी सॉल्यूशन सेम वही है जैसे कि मैंने इंग्लिश में बता रखा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो जेई में पूछा जा चुका है, 2019 का क्वेश्चन है ये। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया है कि अगर आप ICAR की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप लगाते हो तो काफ़ी बेहतर होगा आपके लिए। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद सर्टेन वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड आफ्टर सम टाइम इट रिटर्न्स बैक टू द अर्थ। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द एंटायर जर्नी इज गिवन वाई। तो देखो ये आपके ग्राफ दे रखे हैं, हमें एक सही आंसर बताना है। तो अगर हम इसको कंसीडर करें, इनका कहना है कि अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कि उन्होंने बॉल नीचे से ऊपर फेंकी और विद सर्टेन वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी से फेंकी एंड सरफेस ऑफ अर्थ से फेंकी थी, ठीक है। आफ्टर सम टाइम इट रिटर्न बैक टू द अर्थ, और वो वापस आई। तो अब हमको इसको VT का ग्राफ बनाना है। तो ये वेलोसिटी मान लो, ये टाइम मान लो। तो इनिशियली आपकी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी हो रही होगी और यहाँ आपको पता है कि टॉप मोस्ट पर आपकी वेलोसिटी 0 होगी, राइट। तो सबसे पहले आपकी सरफेस पर सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, तो हम मानेंगे कि और ऊपर जाके घटेगी। अब देखो एक, अगर आप लोग ऊपर पॉजिटिव लेते हो तो नीचे आपको डायरेक्शन, जब वापस आओगे तो नेगेटिव लेनी पड़ेगी, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आपको पता होगा कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन मैटर करती है। तो सरफेस पर सबसे मैक्सिमम होती है वेलोसिटी और ऊपर जैसे ही जाते जाओगे आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होती रहेगी। तो मतलब यूँ इस तरीके से आपका ग्राफ जाएगा, ठीक है। टॉप मोस्ट यहाँ आपकी वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी, फिर जब ये वापस आएगा तो वेलोसिटी बढ़ने लगेगी बट नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे इस तरीके से, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही होगी बट नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो मतलब फाइनली आपका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। अगर यहाँ व्हील है, यहाँ टील है, तो मतलब ऐसे ग्राफ्स आएगा। ये जेई में क्वेश्चन आ चुका है और जेई का ही रिपीट क्वेश्चन 2020 में आ गया। जेई में 2019 में आया था, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी बार देखने को मिल जाता है क्वेश्चन। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो देखो ऑप्शन नंबर 4 आपका मैच हो रहा है उससे, तो इसका जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। और प्रोसेस वही है कि देखो नीचे सबसे ज़्यादा होगी वेलोसिटी, फिर कमेगी, 0 होगी, फिर 0 के बाद फिर बढ़ेगी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन बहुत मैटर करता है, याद रखना डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन आपका 4 हुआ। एंड हिंदी में भी सेम वही है, सेम वही करना है आपको एंड उसी प्रोसेस से करोगे जो मैंने बताया ऊपर, तो आप ऑप्शन नंबर 4 सही पाओगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन है, किस पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 32 मीटर पर सेकेंड। ये कोई बॉल है 32 मीटर पर सेकेंड से हमने फेंकी है उसे, एंड इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। तो हमें बताना द मैक्सिमम हाइट इट विल अटेन। ये देखो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला क्वेश्चन है, अगर आपको फार्मूला याद होगा तो इजीली कर लोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो जो मैक्सिमम हाइट का आप लोगों को याद हो फार्मूला होता है वो होता है u² sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब देखो कुछ नहीं है, बस अगर आपको फार्मूला याद है इजीली कर लोगे। अब आपको u दिया है 32, ठीक है, थीटा दिया है 30 डिग्री, जी आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दोगे तो आसानी से आंसर मिल जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 12, जो मैक्सिमम हाइट होगी वो होगी 12.8 मीटर। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका मैच कर रहा है, तो ये आपका आंसर आएगा। मतलब सॉल्व करोगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा। वैल्यू पुट करके अगर मैं रख के बता दूं तो देखो 32 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g करोगे ना, तो 2 × 10,
इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी 12.8 मीटर मिल रही होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एंड हिंदी में भी सेम वही है, कुछ अलग नहीं है, सेम सॉल्यूशन है, फॉर्मूला आपको पता होगा। और जो आपका ऑप्शन जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, और जो मैक्सिमम हाइट आती है वो 12.8 मीटर। ठीक है, बाकी नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज व्हाट। तो अगर हम याद करें मोशन वाला चैप्टर, तो उसमें इस तरीके से कुछ इक्वेशन होती थी, x बराबर ut प्लस हाफ at²। इस तरीके से x डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता था, u आपका इनिशियल वेलोसिटी, t स्टैंड फॉर टाइम एंड a फॉर एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अब इसको अगर हम कंपेयर कर दें इस इक्वेशन से, तो आपका जो एक्सीलरेशन है वो किसके इक्वल आ रहा है, g के। अब x y में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही डिस्टेंस है। ठीक है, अब एक्सीलरेशन आपको g दिया है, सब कुछ यूनिफॉर्म है, तो इन्होंने पूछा है कि इस पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा। तो ऑब्वियसली फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू ma, राइट, और A इक्वल टू जी है दे रखा है, तो F इक्वल टू क्या बनेगा, mg। ये तो देखो एक तरीका हुआ कि मतलब अगर डायरेक्टली हम एज्यूम कर लें सारी चीज़ें, मोशन वाले चैप्टर से कंपेयर कर लें सारी चीज़ें, तो हमें फोर्स मिल जाता है mg। एंड आपका करेक्ट ऑप्शन भी है 3। अगर बाय चांस आपको ये तरीका उस टाइम नहीं याद आए जब आप पेपर में कर रहे होंगे, तब आप क्या करोगे, तो दूसरा तरीका भी है। अगर आपको याद हो कि अगर आप डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करके भी एक्सीलरेशन निकाल लें तो ईजिली आप फोर्स निकाल लेंगे। जैसे x आपको ये दे रखा है, ठीक है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी, और इसके बाद डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे इसका d2x/dt²। ठीक है, तो ये आपको देगा एक्सीलरेशन। और जब इस इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट करोगे ना 2 बार, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ए ही बचेगा, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे आसानी से। आप करके देख लेना। तो कुछ इस तरीके से आपको एक्सीलरेशन यहाँ इस इक्वेशन में g मिलेगा, मतलब एक्सीलरेशन जो है g मिलेगा। इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो एक्सीलरेशन आपको g मिल गया, तो बस F इक्वल टू क्या चाहिए, mg आपका आंसर होगा। फोर्स निकालना था हमें उस पार्टिकल पर कितना लग रहा, तो हम इन 2 तरीके से निकाल सकते हैं। दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट वाला वो था कि कंपेयर करके आप एक्सीलरेशन पता कर लो, तो एक्सीलरेशन g है, और फाइनली फोर्स क्या होता है ma, तो mg आ जाएगा। दूसरा ये है कि आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 2 बार तो आसानी से एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो इन 2 तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, बट फिर भी किसी को भी कोई डाउट आता है तो ऑब्वियसली आप नीचे कमेंट कीजिए, हर कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। एंड हिंदी में क्वेश्चन देखें तो हिंदी में भी सेम वही है, कोई अलग नहीं है। आपका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो रहा होगा। उन्हीं 2 तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप लोग कर लेंगे। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है क्या है कि अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर without changing its initial speed of 10 meter per second. Assuming the linear motion of the ball, impulse imparted to the ball. हमें इम्पल्स बताना है कि इम्पल्स क्या होगा। अगर आप लोगों को पता होगा कि इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल, ये होता है इम्पल्स। या एक फॉर्मूला होता है F डेल्टा T, बट हमें इसका यूज़ नहीं करना है यहाँ, हम इसका यूज़ करेंगे चेंज इन मोमेंटम क्या है। तो देखो मास दे रखा है मैं 0.2 kg। अब उन्होंने कहा है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड से बॉल को फेंका है, तो अब बताओ कि जो इम्पल्स इम्पार्ट हुआ बॉल में क्या होगा। देखो यहाँ डायरेक्शन बहुत मैटर करती, उनका मतलब यहाँ आपका बैट दे रखा था, इस तरीके से बॉल आई थी, फिर बैट ने हिट किया, कोई चेंज नहीं हुआ, सेम वेलोसिटी से आई थी, सेम वेलोसिटी से चली गई, बस डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर हम इसको प्लस माने तो इसको माइनस माने, या इसको माइनस माने तो इसको प्लस, मतलब डायरेक्शन दोनों अपोजिट हो जाएंगे। इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो इनिशियली मोमेंटम जो आपका आता है वो आता है कितना, mv, और फाइनली जो मोमेंटम आता है माइनस mv। अब हमारा फॉर्मूला चाहिए था हमें डेल्टा p, या तो हमें ऐसा लगे कि p फाइनल माइनस p इनिशियल। ठीक है, अब इस तरीके से जब करोगे
तो अब मैटर करता है कि आपका साइन किस तरीके से। तो देखो अब बैटमैन हिट्स बैक अ बॉल ऑफ मतलब कि डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड एज्यूमिंग लीनियर मोशन ऑफ द बॉल इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। तो इस तरीके से हमें बताना है कि इनिशियल मोमेंटम क्या था, फाइनल मोमेंटम क्या है और बाकी डेल्टा पी बना क्या है। ठीक है, तो पी एफ और पी इनिशियल जब करोगे आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो जो डेल्टा पी आएगा वो आएगा 2p के बराबर, 2p इनिशियल के बराबर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। मतलब अगर आप पी फाइनल को ऐसा भी लिख सकते हो कि माइनस ऑफ माइनस पी इनिशियल, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। तो जो आपका डेल्टा पी बनेगा वो डेल्टा पी इक्वल टू जो आएगा वो आएगा प्लस के 2p इनिशियल। अब हमें पी इनिशियल हम इजीली निकाल सकते हैं। पी इनिशियल क्या था कि m इंटू वी, m इंटू वी आ जाएगा। ठीक है, अब पी इनिशियल है आपका m भी, तो डेल्टा पी हमें चाहिए, मतलब 2p इनिशियल चाहिए ना, तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें m पता है, m है आपका 0.2, हमें आपकी स्पीड पता है और हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस तरीके से आएगा और ये पॉजिटिव होगा, याद रखना पॉजिटिव आएगा 4 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन 1 यानी 4 न्यूटन आपका आंसर हो रहा होगा। बाकी आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन, अगर आप लोग देख लोगे तो बिल्कुल आपका आंसर सही रहेगा। और वही इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है एक मतलब बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा चेंज लाना। ठीक है, तो इम्पल्स को हम डेल्टा पी से डिनोट करते हैं और इसको पी फाइनल माइनस पी इनिशियल का फॉर्मूला लगा के यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। आपका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 1 4 न्यूटन प्लस में। ठीक है, डायरेक्शन वगैरह का यूज़ कर लेना वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि -4 न्यूटन सेकंड भी आपका ऑप्शन दे रखा है, तो डायरेक्शन मैटर करते हैं। और हिंदी में भी सेम वही करना है, बाकी आपका ऑप्शन रहेगा 1। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है अ मैन ऑफ मास 70 kg स्टैंड्स ऑन अ वेइंग स्केल या वेइंग मशीन, आप कुछ भी मानो, इन अ लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द रीडिंग ऑन द वेइंग मशीन या स्केल विल बी व्हाट। अब देखो इनका कहना है कि एक लिफ्ट है, उसमें एक मशीन रखी है और यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है जिसका जो वेट है वो 70 kg है। ठीक है, 70 kg है। तो इनका जो वेट बताया है, अब हमें बताना कि और ये ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो इसके 2 तरीके हैं करने के। पहला तरीका यह है कि आप रिलेटिव मोशन लगा लो, सूडो फोर्स का यूज़ कर लो और इसका नॉर्मल निकाल लो। एक्चुअली में बेइंग मशीन मेजर क्या करता, वो मेजर करता है आपका नॉर्मल, कि जो बंदा मशीन पर खड़ा हुआ है वो मशीन पर कितना नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा, वो ये मशीन मेजर करती है और कुछ भी मेजर नहीं करती। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले का वजन कितना है, वो सिर्फ मेजर करेगी कि सामने वाला हमारे ऊपर नॉर्मल कितना लगा रहा है। तो इस तरीके से अब एक तरीका तो यह है कि आप रिलेटिव मोशन का यूज़ कर लो, इसको रोक दो। अगर आप लोगों को यूज़ करना आता है रिलेटिव मोशन तो आप आसानी से कर लोगे। मतलब क्या करते कि हम चलती हुई लिफ्ट को रोक देंगे और जो यूनिट्स ऊपर होती हैं वो जस्ट अपोजिट हो जाती हैं। जैसे एक्सीलरेशन पहले ऊपर लग रहा था बट अब जैसे ही हमने रोका नीचे लगने लगेगा, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे लगेगा। ये रिलेटिव है, हम बाहर खड़े हुए इसको रोक दिए हैं। ठीक है, तो 10 मीटर स्क्वायर अब नीचे लगने लगेगा। अगर आपने रिलेटिव मोशन पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। अभी मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, उससे भी आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है, आप इजीली कर लोगे। तो सूडो फोर्स आपको देखो नॉर्मल मेजर करना है, इस मशीन पर नॉर्मल इस तरफ लग रहा होगा और जो फोर्स नीचे लगेगा वही नॉर्मल के इक्वल होगा। तो देखो mg तो होगा ही होगा, बट अब हमें सूडो फोर्स भी मानना पड़ेगा। सूडो फोर्स यहाँ ऐड होगा। आपको पता होना चाहिए कि सूडो फोर्स क्या होता है। तो रिलेटिव मोशन में सूडो फोर्स का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो आप लोग अगर नहीं पता तो आप इसके बारे में पता कर लेना, सूडो फोर्स क्या होता है, क्या रिलेटिव मोशन होता है। तो हम लिफ्ट को रोक कर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखो जो आपका नॉर्मल होगा वो होगा mg प्लस ma। ma जो है आपका सूडो फोर्स है।
तो नॉर्मल ही हमें बताना है कि इस मशीन पर कितना नॉर्मल लग रहा है। तो mg जो है वो है 70 इंटू 10, ये हुआ mg, और ma जो आपका सूडो फोर्स लग रहा था वो होगा 70 इंटू 10, क्योंकि 10 आपका एक्सेलरेशन है और यही आपका नॉर्मल होगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको 1400 न्यूटन मिल रहा होगा, और 1400 न्यूटन को अगर हम वेट में कन्वर्ट करेंगे तो 140 केजी बनता है, 140 केजी। इसका मतलब जो मशीन है जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जो वेट मेज़र कर रही होगी वो 140 केजी वेट मेज़र कर रही होगी, यानी ऑप्शन नंबर 4, ना कि 70 केजी। तो रिलेटिव मोशन का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप दूसरा ऑप्शन चाहो, मतलब कि हमें एक तरीका और बताओ आप, मतलब रिलेटिव मोशन अगर आपको नहीं आता तो आप क्या करोगे, फिर आपको नेट फोर्स देखना पड़ेगा। अब नेट फोर्स आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, मतलब नेट फोर्स कैसे अप्लाई करोगे। देखो मान लो हमें नहीं पता कि क्या कैसे, हमें इतना पता कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, मतलब फाइनली जो लिफ्ट है उस पर जो नेट फोर्स है वो ऊपर लग रहा, क्योंकि एक्सेलरेशन आपको दे रखा है तो नेट फोर्स लगेगा ना ma बराबर। तो आपको क्या करना है, नेट फोर्स लग रहा ऊपर, तो कुछ नीचे भी तो लग रहा होगा, तभी तो नेट आएगा ना, ऊपर और माइनस नीचे जो कुछ भी है उस तरीके से नेट फोर्स निकालना हमें लिफ्ट पर। ठीक है, लिफ्ट जा रही है ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है। ठीक है, एंड नीचे लग रहा है mg, और ऊपर लग रहा आपका क्या, नॉर्मल तो लग ही रहा है, और a भी लग रहा है ma का, ma से ऊपर जा रही ना, इसका मतलब है कि नॉर्मल माइनस mg बराबर ma। ऐसे ही नेट फोर्स बनेगा ना, एक नॉर्मल लग रहा mg लग रहा, और फाइनली जो आपका जा रहा वो ma जा रहा ऊपर, फाइनली आपकी लिफ्ट ma जा रही है, और हमें नॉर्मल से मतलब है। तो फाइनली आता वही है कि आप रिलेटिव मोशन का यूज़ करके कर लो या ऐसे कर लो, तो फिर नॉर्मल आपका क्या बनेगा, mg प्लस ma। इन दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों ने ये मतलब प्रोसेस वगैरह पढ़ी होगी, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आप इजीली कर लोगे। अगर आपने नहीं किए तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप कर लो, क्योंकि ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन कहीं भी किसी भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ये मैटर नहीं करता कि सिर्फ ICR में मिले, ऐसे क्वेश्चन JEE में भी पूछे जाते हैं, और किन्हीं दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो समझ सकते हैं आप कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका ऑप्शन रहेगा आपका 4, यानी कि 140 kg, ये आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग कर लेना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बाकी फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के। एंड नाउ अब हमारा जो हिंदी में भी सेम वही क्वेश्चन है, बाकी आपका आंसर 4 आएगा। आप वही सॉल्यूशन करना जो मैंने बताए हैं, 2 तरीके बताए हैं, 2 में से कोई भी कर सकते हो, दोनों सही है और आपको आंसर तक पहुंचा देंगे। आई होप आप लोग पहुंच जाओगे इजीली। एंड नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अ बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय थ्रेड ऑफ लेंथ l एट द लोएस्ट पॉइंट a। फिगर में देखना है, अ पोजिशन a horizontal velocity v naught is imparted such that it completes a semicircular trajectory in the vertical plane. The minimum velocity imparted should be what? मतलब इनका कहना यह है कि ये जो बॉब लटका हुआ है m मास का, हम इसको कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करें कि ये सर्किल कंप्लीट कर ले। तो वैसे तो अगर आप कोचिंग वगैरह करते हो तो आप लोगों को याद करवा दिया जाता है कि हमें यहाँ से कितनी वेलोसिटी देनी है। देखो, अगर आप लोगों ने इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि अगर हमें यहाँ वेलोसिटी 0 करवानी है तो यहाँ √4GL की वेलोसिटी दी जाती है। ठीक है, और अगर यहाँ वेलोसिटी √GL करवानी है तो यहाँ 5 हो जाता है, अगर 2 करवानी है तो यहाँ 6 हो जाता है, 7 करवानी है तो यहाँ मतलब 2, यहाँ 3 करवानी है तो यहाँ 7 हो जाता है। मतलब इस तरीके से इनका रिलेशन होता है। खैर ये तो याद करने वाली बात हो गई, उसमें काफ़ी ज़्यादा अंदर जाना पड़ेगा। मैं सॉल्व करके बता देता हूँ किस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो ईजिली कर लोगे आप लोग। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। हम यहाँ अपना पोटेंशियल जो है उसको 0 मानेंगे और यहाँ वही पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ करेंगे।
तो आसानी से आंसर मिल जाएगा। मतलब यहाँ जो रेफरेंस मानकर चलेंगे इस पॉइंट को आपका ये, और बी तक हम यूज़ करेंगे। तो करना कैसे कि देखो, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू यहाँ का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों बराबर होंगे। यही आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल कहता है। तो यहाँ जो आपका रेफरेंस पॉइंट पर है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 है, और यहाँ आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी, वो होगी 2 mgl। आप लोगों को पता होगा कि mgh यहाँ mgh होगी और यहाँ 2 mgh, और h क्या है आपका l के बराबर। ये तो हुई पोटेंशियल एनर्जी की बात, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है काइनेटिक एनर्जी। तो जब हमसे कहा जाता है कि सिर्फ इसे कंप्लीट करना है और यहाँ तक पहुँचना, लेकिन हमें अभी जो है यहाँ वेलोसिटी इसकी 0 नहीं करनी है। मतलब अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो ये सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि ये थोड़ी सा इस साइड आ जाए, मतलब कंप्लीट कर ले बस सर्कल। तो कहीं ना कहीं √4gl से ज़्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी ताकि सर्कल कंप्लीट कर ले। तो वैसे तो अगर हम लोग इतना आइडिया होगा कि यहाँ मिनिमम जो वेलोसिटी 4gl होती है यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन अगर आपको सर्कल कंप्लीट करना है, सेमी सर्कल जो है, तो वो इससे ज़्यादा होगी वेलोसिटी। मतलब जो वेलोसिटी हमें चाहिए होगी वो इससे ज़्यादा होगी। अब इससे ज़्यादा होगी तो ऑप्शन अगर हम देखें ना इसके, तो ये है कि आपका 5gl ही सबसे ज़्यादा है उससे, ठीक है। तो हमें तो आंसर पता चल गया कि √5gl है होगा, लेकिन ये कैसे पता चला? ये तभी पता चला जब हमें ये सब याद हो कि मिनिमम वेलोसिटी यहाँ तक √4gl होती है। अगर इसको सर्कल कंप्लीट करना है तो √4gl से ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये तो हुई याद करने वाली बातें। कोचिंग वाले बता देते हैं कि ऐसा ऐसा होता है कि इस तरीके से आप याद कर सकते हो, बट अगर हमें याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, वही आप सीधा एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। और यहाँ आपको अगर सर्कल कंप्लीट करना है तो यहाँ वेलोसिटी बी पॉइंट पर 0 नहीं करनी है। अगर 0 कर दोगे तो यहाँ 4gl मिलेगा, और 4gl में आपका सर्कल कंप्लीट नहीं होता है, बस यहाँ तक पहुँच पाता है और बाकी इसी साइड गिर जाता है। मतलब कंप्लीट नहीं होता है। हमें कंप्लीट करवाना है और जो बॉब है उसको इस साइड गिराना है, ना कि इस साइड। तो उसके लिए हमें जो वेलोसिटी चाहिए है वो इससे ज़्यादा √4gl से ज़्यादा चाहिए होती है। अब ये √4gl आता है एनर्जी कंजर्वेशन से ही आता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखो हम करेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे ए और बी में। तो ए पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मतलब सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, वो होगी 12 mv02 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि हम रेफरेंस मार रहे हैं पॉइंट ए को। अब जो बाकी है, बाकी बनेगा 12 mu²। अब देखो, और बाकी बनेगा 2 mgl। 2 mgl क्यों? आपको पता होगा यहाँ mgl और यहाँ 2 mgl डबल हो जाएगा, मतलब 2l हो गया ना। तो आपको पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता, mgh होता ना। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे होंगे। अब मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है इस फॉर्मूले में? देखो हमें सब कुछ पता है, v0 हमें फाइंड करना है और बाकी L, G, M सब कुछ दिया हुआ है। वैसे हम M कैंसिल कर सकते हैं इजीली। अब हमें U निकालना है। U कैसे निकाल लेंगे? तो अभी इसको याद रखना आप लोग, क्योंकि अगर मैं इसको हटाता हूँ तो इस सारा हट जाएगा। तो एक इक्वेशन मान के चलो आप इसको 1 इक्वेशन। अब हमें दूसरी इक्वेशन का यूज़ करके हमें U निकालना है। U निकाल लेंगे तो हम डायरेक्ट आसानी से V0 निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हमें U कैसे निकाल लें? आपको पता होगा कि पॉइंट बी पर जो टेंशन होगा वो 0 होगा, क्योंकि 0 होता ही है, आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ कोई फोर्स नहीं लग रहा होता टेंशन का। मतलब ऐसे जैसे ये जाएगा 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 और यहाँ बिल्कुल फ्री हो जाता, ठीक है। बाकी यहाँ फिर क्या होता है कि नीचे सिर्फ mg जो है आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है बॉब को, वही mg आपके बॉब को इस साइड लाएगा। तो mg, अब टेंशन आपका 0 है, तो सॉरी इसको हटाएंगे हम। अब क्या करेंगे, यहाँ की आपका mg ही है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा होगा बॉब को, टेंशन आपका 0 होगा। मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/l, यही होता ना। तो अब हम m से m कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ टेंशन 0 है, इसलिए आपका जो mg है वो प्रोवाइड करा रहा बॉब को सेंट्रीपिटल फोर्स, ताकि वो नीचे मतलब सर्कल कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो बी पॉइंट पर हम अगर 0 मान लेते तो सब कुछ खत्म ही हो जाता, फिर बॉब इसी साइड वापस आ जाता। इसलिए हमें यू को 0 नहीं मानना है, बी पर कोई वेलोसिटी होनी चाहिए उसके पास, ताकि आपका बॉब आगे जा सके इस साइड। तो अब क्या करना है कि अब m से m कैंसिल कर दिया, तो u जो यहाँ आएगा वो आएगा √gl। हमने बताया था ना, ये मतलब ऐसे याद करवा दिया जाता है। तो आपका u आया √gl, बस हमें u ही चाहिए था, u मिल गया।
अब हम इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे। अब इक्वेशन 1 क्या थी आप लोगों को याद हो तो वो थी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू एंड एम यू स्क्वायर बाई 2 मतलब वही काइनेटिक एनर्जी प्लस 2mgl। ठीक है, m से m कैंसिल कर रहे होंगे, आपका u जो है यहाँ वो है √gl, स्क्वायर हटाएंगे तो बनेगा gl और आपका ये बना gl बाई 2 और 2mgl तो बना कितना 5mgl बाई 2 मतलब v नॉट स्क्वायर बाई 2 बराबर 5mgl बाई 2 से 2 कैंसिल तो आपका जो v नॉट बचता है वो बचता है mgl। देखो अगर एक बार में समझ में नहीं आया हो तो तुम लोग फिर से क्वेश्चन देख लेना, आई होप दोबारा देखोगे तो आसानी से समझ जाओगे। हमने यहाँ कुछ खास किया नहीं है, बट थोड़ी सी स्क्रीन में कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्वेश्चन, बट मैं फिर से अब समरी में बता देता हूँ कि करना क्या है। 2 इक्वेशन बनानी है। पहली इक्वेशन में आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, मतलब ए और बी पर, वही इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करके। दूसरे में क्या करना है कि आपको ऊपर टेंशन 0 है, आपको पता है mg आपका सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा जिससे कि आपको u निकलेगा। ठीक है, बस u यहाँ से निकालोगे और इसमें रख देना जिससे आपको v नॉट मिल जाएगा और वो v नॉट मिलेगा आपको रूट के 5gl। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 7 यही था हमारा। सेम हिंदी में भी वही आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने ऊपर बताया, तो आप लोग आसानी से आंसर पा लोगे। एंड अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस आर अबाउट 1 ऑफ इट्स डायामीटर। ये तो सीधा है। अब इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, आपको डायामीटर के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो आपको याद होना चाहिए, मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम से कम कुछ 11-12 फार्मूलाज होते हैं, आपको ये बिल्कुल याद होने चाहिए। ऐसे याद होने चाहिए कि मतलब कोई सामने से कोई भी पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए। तो जो इसका डिस्क का होता है, इसके डायमीटर के अलावा वो होता है mr²/4। क्यों होता है, कैसे होता है, आप लोग डेरिवेशन करोगे तो इजीली कर लोगे। तो आपका ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी सारे डेरिवेशन से निकल जाते हैं, पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाओगे तो कुछ ऐसे करके यूज़ करोगे तो आसानी से निकाल लोगे। बाकी मेरे हिसाब से आपको फॉर्मूलेस याद होने चाहिए इसके। तो इसका जो डिस्क का होता है डायमीटर के अलोंग वो होता है mr²/4। ठीक है, और अगर हम सेंटर के अलोंग देखते हैं, मतलब सेंटर से, तो वो डिस्क के लिए होता है mr²/2। आप लोगों को पता हुआ, ये तो बिल्कुल याद होने ही चाहिए किसी भी हाल में, कैसे भी कोई कहीं से भी पूछ ले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 mr²/4। एंड ठीक है, बाकी आप लोग याद कर लेना अगर आपको याद नहीं है तो। एंड हिंदी में भी सेम वही कि आपका जो इसका आंसर वो 3 होगा mr²/4। क्यों होगा, कैसे होगा, आप लोगों को अपनी किताबें खोलकर देखनी पड़ेंगी, वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। एंड हाँ, आप लोग याद कर लेना वो सारी चीज़ें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द स्पीड ऑफ ए प्लैनेट एट द पेरिहेलियन इज vp and the sun planet distance is rp, the corresponding quantities at the aphelion are va and ra respectively। देखो अगर याद हो तो ये एंगुलर मोमेंटम वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है कि मतलब उसमें देखो आप लोगों को याद होगा कि ये 3 लॉ दिए थे, शायद 3 लॉ होते हैं उस चैप्टर में। चैप्टर का नाम क्या है, सर्कुलर मोशन, शायद सर्कुलर मोशन का ही ये क्वेश्चन है। उसमें क्या होता है कि एक इस ऑर्बिट में आपका प्लैनेट घूम रहा होता है और यहाँ आपका कोई सन बैठा हुआ होता है एक जगह। ठीक है, आपका ये प्लैनेट है जो कि घूम रहा है। इनका कहना है कि ये जो है डिस्टेंस है वो rp है और इसकी जो वेलोसिटी है वो vp है इस टाइम यहाँ। और जब ये प्लैनेट यहाँ पहुँच जाता है तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाती है va और इसकी जो डिस्टेंस हो जाती है वो ra। तो इनका कहना है कि आप बताओ इनमें एक रिलेशन होता है, वो क्या है, तो वो है सीधा सा सिंपल सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आप यहाँ अप्लाई करोगे तो इसमें क्या होता है कि एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता, चाहे आपका प्लैनेट यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, आपका जो मोमेंटम रहेगा इस पॉइंट पर सेम रहेगा, इस पॉइंट पर सेम रहेगा। मतलब आपके एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। तो जो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो यहाँ हम कोई एक रिलेशन बनाना है कि इनमें रिलेशन क्या होगा। तो ऑब्वियसली अगर हम इसको पॉइंट ए बोलें, इसको पॉइंट बी बोलें, तो
फिर जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पॉइंट इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी पॉइंट। दोनों के एंगुलर मोमेंटम इक्वल होंगे और एंगुलर मोमेंटम क्या होता, v इंटू आर, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उस तरीके से लिख रहे होंगे। तो ये जो बनेगा, जैसे कि हमने वो बनाया था ना सर्कल, एक ए पॉइंट इस सन, तो इसकी वेलोसिटी और डिस्टेंस, इसकी वेलोसिटी और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दो, तो जो बना वी पी इंटू आर पी इक्वल टू, अभी वेक्टर वगैरह लगाना पड़ेगा, खैर वेक्टर नहीं, हम ऐसे ही कर लेंगे, हमें आंसर चाहिए। और यहाँ बनेगा वी ए इंटू आर ए, ठीक है। अब हमें इनका रिलेशन ऑब्वियसली दिख ही रहा है कि ये रेशियो वगैरह में है तो हम कर लेंगे। वी पी अपॉन वी ए बराबर आर ए अपॉन आर पी, ये आपका रिलेशन बनता है बाय यूजिंग एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। वो करोगे तो आसानी से मिल जाएगा। अब देखो जो आपको ये रिलेशन मिला, अब हमें ऑप्शन मैच करने हैं, वी पी अपॉन वी ए आर ए अपॉन आर पी, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। तो मिल रहा ना, मैच कर रहा, बस यही था कि हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस क्वेश्चन में लगाना था, कुछ भी नहीं करना, बस एल ए बराबर एल बी करना है और दोनों के फॉर्मूले को रखना है और रेशियो में बदल देना है, और उस तरीके से हम अपने ऑप्शन नंबर 2 तक आसानी से पहुंच जाएंगे। कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, ना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आंसर तक पहुंच रहे होंगे और यही हमारा सॉल्यूशन हो रहा होगा। बाकी आपको पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंड हिंदी में भी सेम वही। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, बाकी इसका ऑप्शन आपका 2 है और आप लोगों को वो लॉ याद होगा कि एल ए बराबर एल बी लगाओगे तो उसी से इसका आंसर आएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एंड क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है, अ कॉमेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन in a highly elliptical orbit, which of the following quantity has constant value during its revolution, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है, दोनों के दोनों सेम है। कैसे कि सेम वही कंडीशन इन लोगों ने दे रखी है, बस इन्होंने पूछा है कि वो लॉ क्या होता, जिस लॉ का हम यूज़ करेंगे। मतलब फिर से अगर अ कॉमेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज़ कांस्टेंट वैल्यू ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन, वही सेम है कि ऐसे घूम रहा होगा और एक सन होगा, तो ये प्लेनेट में ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट होती है। देखो मैंने बताया था, अब भी जस्ट आपको बताया था ऊपर क्वेश्चन में कि एंगुलर मोमेंटम ही एक ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती है, बाकी स्पीड वगैरह सब चेंज हो जाती हैं, बट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। सेम टू सेम क्वेश्चन, दोनों सेम है, बस ऊपर वाले में नीचे वाले का कॉन्सेप्ट यूज करवा लिया, ठीक है। बाकी आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है पूरी ऑर्बिट में किसी भी प्लेनेट के लिए, तो हम सेम उसी का यूज़ कर रहे होंगे। बाकी कोणीय संवेग आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। आपका 9वें क्वेश्चन और 10वें क्वेश्चन में कोई भी अंतर नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस कर रहे होंगे। आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, और अगर आप लोग थोड़ी बहुत याद कर रहे होंगे तो इसका आंसर क्या जाएगा, 2gh। आप लोगों को याद होगा वो वेलोसिटी, फिर भी पढ़ के देखते हैं, ठीक है। अ वाटर टैंक फिल्ड विद वाटर हैज़ अ स्मॉल होल एट डेप्थ। अरे सीधा सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हर जगह आता है। मतलब क्या कहा जाता है कि एक टैंक है, ऊपर से खुला हुआ है और टैंक बहुत बड़ा है और यहाँ एक होल है और उस होल से पानी गिर रहा है, तो बताइए कि इस पानी की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, और ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है, जेई में, आईसीआर में, बीएचयू में, किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लेना, अगर फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, काइनेट अरे वो क्या मोशन वाली 3 इक्वेशंस का यूज़ करना है, सीधा सा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। आप कैसे करना है, देखो आपको ये हाइट दे रखे है, क्वेश्चन पढ़ लेना, सेम यही क्वेश्चन है। इफ द टैंक इज ओपन टू एटमॉस्फेयर एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैंक इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द होल, देन द स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज व्हाट। देखो सेम क्वेश्चन है, तो ये एच दे रखी है, यहाँ हम इनिशियली वेलोसिटी इसकी 0 मानेंगे और हमें ये वेलोसिटी कितने की निकल रही है वो बतानी है। तो क्या करेंगे हम, वो थर्ड इक्वेशन ही है ना, v² माइनस u² बराबर 2as। अब ए क्या होगा, ए होगा g, ठीक है, g, और s क्या होगा, s होगा आपका h,
और u है आपका 0, तो भी क्या बनता है, भी बनता है सीधा सा रूट के 2gh। मैंने कहा था ना सिंपल सा ऐसे याद ही हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन करते रहो तो अगर कंडीशंस ना हो तो भी बराबर √2gh, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। अगर आपने इसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे तो आप ये ऐसे ही क्वेश्चन देखकर ही सॉल्व कर मतलब आंसर बता दोगे कि हाँ रूट के 2gh इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो सेम हिंदी में भी वही है आपका ऑप्शन नंबर 2 √2gh आंसर है। सेम वैसे ही करना है, इक्वेशन लगाकर आप सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट द टेम्परेचर ऑफ। बिल्कुल सबको पता होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी मिलती है हमें। एक क्वेश्चन याद करने वाला है, मतलब ऐसा कुछ रिमेंबर करने वाला नहीं है आपका। ऑप्शन 2 मतलब याद करने वाला ही है, सॉरी आपको ये पता होता है, मतलब ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया। जीके में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को याद होना चाहिए कि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। अब इसमें कोई ऐसा कुछ अलग से कैलकुलेशन नहीं है, आप लोग इजीली कर लोगे। ठीक है, हिंदी में भी सेम वही 4 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। जीके का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज है, आपको आनी चाहिए इतनी तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हम पढ़ रहे हैं कि अ वेसल कंटेन्स 2 नॉन रिएक्टिव गैसेस नियॉन एंड हीलियम, द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर इज 3:2, द रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज व्हाट। देखो सब कुछ अब इन्होंने क्या दिया है, वो वेसल जो है नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं एंड दिस। अब बताओ कि जो इनके मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या होगा। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, देखो कि नियॉन का अपना खुद का प्रेशर है और हीलियम का अपना खुद का प्रेशर है, और ये लोग रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, और इनका हमें जो दे रखा है वो है 3/2। तो अब सब कुछ कांस्टेंट है, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी नहीं बदल रहा। एंड अगर हम उस इक्वेशन का यूज़ करें आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, ये कांस्टेंट, तो P आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है, मतलब मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स वही आपके मॉलिक्यूल्स, तो सेम वही आएगा। मतलब कि जो प्रेशर है P1/P2 बराबर N1/N2, P1/P2 आपको दे रखा है 3/2, तो N1/N2 क्या आ गया 3/2, मतलब 3:2। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। बाकी कई सारे लॉजिक लगाकर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मतलब ये सिंपल सा है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे और आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर, वही हिंदी में भी आपका सेम वही आंसर आएगा 4 3:2। सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने ऊपर बताया है, आई होप आप लोग कर लोगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका है वो है द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ईच हैविंग डायमीटर d इन गैस हैविंग n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो ये मीन फ्री पाथ वाले क्वेश्चंस एडवांस लेवल तक पहुंच जाते, बट इन्होंने ICR में सिर्फ फॉर्मूला पूछा है। तो वैसे तो जेई के लिए कोचिंग वाले कह देते हैं कि आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो सिंपल सा है, फॉर्मूला मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। मैं सजेशन दूंगा कि आप सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, बाकी इसके डीप में बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है भाई, मतलब बहुत सारी कैलकुलेशंस करके फॉर्मूला बनता है आपका। और फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/√2n मतलब √2n πd²। अब इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस करके ये फॉर्मूला बन रहा होता है। और मैं ये बता दूँ मीन फ्री पाथ क्या होता है। मीन फ्री पाथ होता है 2 कॉलिजन्स के बीच का टाइम, कि ये जो 2 कॉलिजन्स हो रहे हैं कि दिस इज द डिस्टेंस, मतलब टाइम दिस इज द डिस्टेंस दैट कवर्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन 2 कॉलिजन। तो इस तरीके से मीन फ्री पाथ के बारे में बात करें, वैसे तो ये काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाता है अगर डिटेल में जाएँ तो, बट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो फॉर्मूला है आपका ऑप्शन नंबर 1 ही आपका फॉर्मूला है, जो कि 1/√2n πd²। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वैसे अगर आपको नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं, ऐसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं, छोड़ देना, क्योंकि थोड़ी कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाता है, ये कोई ध्यान नहीं देता इस पर मीन फ्री पाथ में, अगर आप ICR के लिए प्रिपरेशन करोगे। बट अगर जेई और एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे तो आपने ज़रूर ये पढ़ा होगा। आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होगा।
ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 एक करेक्ट है। बाकी अगर डिटेल में फिर भी आपको जानना है तो यूट्यूब कर लेना, गूगल कर लेना, बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। हिंदी में भी सेम आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, आप लोग देख लेना। बाकी यूट्यूब वगैरह पर अगर ज़्यादा जानना है तो, और अगर नहीं भी जानना तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली छोड़ सकते हो उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 15 है द प्रेशर ऑफ ए गैस केप्ट इन एन आइसोथर्मल कंटेनर इज 200 पास्कल, द प्रेशर व्हेन हाफ ऑफ द गैस इज रिमूव। सेम वही कॉन्सेप्ट है, अभी हमने कौन से में लगाया था, क्वेश्चन नंबर 13 में लगाया था ना, सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें लगना है कि मतलब जो प्रेशर दे रखा है इन लोगों ने, जो प्रेशर है वो 200 पास्कल था इनिशियली, बट इन्होंने क्या किया कि मॉलिक्यूल्स हाफ कर दिए, तो बताओ प्रेशर में क्या चेंज हुआ। ऑब्वियसली हमने अभी देखा था कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो रहे थे, तो जब n/2 किया तो ऑब्वियसली p/2 हो जाएगा, मतलब पहले 200 पास्कल था, अब हाफ कर दिए मॉलिक्यूल तो ऑब्वियसली 100 पास्कल होगा। तो इस तरीके से फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 13 में कि जो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, क्योंकि यहाँ आइसोथर्मल दिया रखा है तो p भी इक्वल टू nRT अगर हम यूज़ करते हैं, तो b आपका वैसे ही कांस्टेंट हो रखा, r तो है ही कांस्टेंट, t भी इन लोगों ने कांस्टेंट दे दिया, तो बचा क्या p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अगर बाद में इन्होंने हाफ कर दिए, हाफ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल हटा दिए तो ऑब्वियसली n/2 बचे, तो p/2 प्रेशर बचेगा। इस तरीके से आपका 100 पास्कल आंसर आएगा, ठीक है। अब आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। इस तरीके से हम 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। बाकी नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, जो कि बाकी सारे क्वेश्चन आपको 2 और 3 पार्ट में देखने को मिल जाएंगे। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई होगी, एंड आई होप आप लोगों को मेरे सॉल्यूशंस भी अच्छे लग रहे होंगे, एंड क्या कह सकते हैं, कहीं ना कहीं इन सब वीडियो से आपकी हेल्प हो, यही बहुत है। बाकी फिर भी कोई डाउट रहता है ऑब्वियसली बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं हमेशा रिप्लाई करने के लिए तैयार रहता हूँ। एंड जब भी अगर मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, कमेंट में भी मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी मैं थोड़ी बहुत चीज़ें शेयर करते रहता हूँ। तो जब भी कोई ज़रूरत मेरी पड़े तो आप लोग मुझसे याद कर सकते हो, एंड मैं तो फिर हूँ ही आपके साथ। बाकी काउंसलिंग तक मैं आपके साथ रहूँगा, आपको कॉलेज तक भी दिखाऊंगा कि कौन सा कॉलेज कैसा है, कॉलेज रिव्यूज़ भी इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सी चीज़ें इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑब्वियसली आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बाकी ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक चलते हैं, थैंक यू एंड बाय। बाकी लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, कमेंट चाहो तो कर सकते हैं, एंड दैट्स ऑल, चलो बाय।